ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हमारी अंतः चेतना सुख दुख काम क्रोध आदि अनुभव करती है। इस चेतना को ही मन कहते हैं। को और अधिक स्पष्ट करें तो उसे विविध अनुभूतियों के आधार पर बनी हुई मानवीय चेतना कह सकते हैं, जो इतनी समर्थ भी होती है कि जिन कोशों की एकत्रित अनुभूतियों ने उसका निर्माण किया है उन पर नियंत्रण भी रख सके। मस्तिष्कीय चेतना के विविध पक्षों को प्रभावित, नियंत्रित और प्रोत्साहित कर सकने में समर्थ होने के कारण मन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उसे ही उत्थान पतन का कारण माना गया है और उसे ही शत्रु मित्र की संज्ञा दी गई है। परिष्कृत और सुव्यवस्थित होने पर वह सचमुच मित्र का काम करता है और व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली, सम्मानास्पद, संतोषप्रद बनाने के साथ साथ भौतिक और आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। इसके विपरीत यदि वह अस्त व्यस्त एवं असंस्कृत हो तो फिर वह दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी एक संकट सिद्ध होता है। दुष्प्रवृत्तियों से ग्रस्त मन वाला मनुष्य सबकी दृष्टि में अविश्वस्त और अप्रामाणिक रहता है। अपने आप के लिए भी वह विक्षोभ और असंतोष ही उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति पग पग पर असफल और तिरस्कृत होते रहते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में धकेल देने वाले मन को यदि शत्रु कहा जाए तो उसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है। मन मस्तिष्क की भौतिक संरचना से ऊपर उठकर यदि उसकी चेतनात्मक संरचना का विवेचन किया जाए तो उसे 3 भागों में बांटना पड़ेगा। 1 भावनात्मक, 2 क्रियात्मक, 3 ज्ञानात्मक। तो हर काम में इनमें से एक का बाहुल्य रहता है, पर उसका समुचित समन्वय हर काम में रहना चाहिए, अन्यथा वह कार्य भौंरा और बेतुका दिखने लगेगा और उस कार्य का वह परिणाम न निकलेगा जो संतुलित स्थिति में निकल सकता था। भावना का आवेश मनुष्य को विक्षिप्त जैसी स्थिति में पटक देता है। प्रेम, श्रद्धा आदि भावनाओं का रंग कई बार ऐसा चढ़ जाता है कि बिना समझे परखे और आगे की बात सोचे अपने प्रेमी या श्रद्धास्पद पर सब निछावर कर देने का आवेश छाया रहता है। यदि प्रेम पात्र या श्रद्धास्पद उपयुक्त हुआ तो ठीक, अन्यथा इस आवेश में खतरा है। भोली लड़कियों को कितने ही दुराचारी इसी प्रेम जाल में फंसाकर उनका भविष्य हर प्रकार अंधकार में बना देते हैं। अंधश्रद्धा के चंगुल में फंसे हुए देवी देवताओं अथवा संत महंत के माध्यम से इतनी क्षति उठाते हैं, जो यदि सही दिशा में विवेकपूर्वक उठाई गई होती तो उससे अपना और दूसरों का बहुत बड़ा हित साधन होता। अनियंत्रित भावनाएं यदि कुमार्गामी हो जाए तो पूरी विपत्ति बनकर ही सामने आती है। कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांध न जाने क्या न करने लायक कर बैठते हैं और पीछे पछताते हैं। पेशेवर हत्यारों की बात छोड़ दे तो सामान्यतः हत्याएं और आत्महत्याएं क्रोधांध स्थिति में ही होती हैं। उस समय विवेक पूर्णतया नष्ट हो जाता है और आवेश इस कदर मस्तिष्क पर छा जाता है कि परिणाम का औचित्य का विचार कर सकने की गुंजाइश ही नहीं रहती और तनिक से कारण को लेकर आवेशग्रस्त व्यक्ति हत्या या आत्महत्या कर बैठता है। पीछे जब वह बुखार उतरता है तो दूसरों की तरह स्वयं ही अपने आप को धिक्कारते ही बनता है। भावनाओं का स्तर परिष्कृत हो तो मनुष्य संत, सज्जन, दयालु, परोपकारी, सहृदय, उदार जैसी सत्प्रवृत्ति से सुसंपन्न होकर देवोपम जीवन जी सकता है और महामानवों की पंक्ति में खड़ा होकर ऐसे आदर्श उपस्थित कर सकता है जिससे असंख्यों को चिरकाल तक प्रेरणा मिलती रहे। सद्भावना संपन्न अंतःकरण स्वयं संतुष्ट रहता है और उसके समीपवर्ती शांति और शीतलता अनुभव करते हैं। भावनाओं का संतुलन उन्हें आवेशों से मुक्त रखकर सत्पथगामिनी बनाए रहना मन का सच्चे अर्थों में सदुपयोग है। जो इसे कर सके वे मनस्वी कहलाते हैं और उस मनोबल के कारण अपना और दूसरों का भारी हित साधन करते हैं। मंच चेतना का क्रिया पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर के द्वारा मस्तिष्क के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसी के फलस्वरूप भली बुरी उपलब्धियां सामने आती हैं। परिणाम फल फूल है और उन पौधों के बीज है कर्म।
अक्सर भले बुरे परिणामों का कारण दूसरे लोगों या कारणों को समझा जाता है। इसमें बहुत थोड़ी सच्चाई है। वास्तविकता यह है कि अपनी खामियों के कारण परिस्थितियों का पासा उल्टा पड़ जाता है और जिनका व्यवहार अनुकूल रह सकता था उनका प्रतिकूल हो जाता है। काम को पूरे मन से न करना उसे खराब करने के बराबर है। लापरवाही से, अन्यमनस्क होकर कुछ किया जाए उससे तो न करना अच्छा। मनोयोग के अभाव में क्रिया त्रुटिपूर्ण रह जाती है और तत्काल एक काम पूरा किया गया दिखने पर भी परोक्ष रूप से उसमें इतनी कमी रह जाती है जिसके कारण उसे न करने से भी अधिक अपनों को या दूसरों को हानि उठानी पड़े। क्रिया पक्ष ये चाहता है कि उसके साथ पूरा मनोयोग जुड़ा हो। जो किया जाए पूरी दिलचस्पी के साथ किया जाए, समग्र कुशलता का उसमें समावेश जुड़ा रहे। ऐसे काम ऐसे शानदार होते हैं कि उनसे अपना मन भी प्रसन्न हो और दूसरों की दृष्टि में उस कर्तृत्व के आधार पर अपने व्यक्तित्व का मूल्य बढ़े। व्यवस्थाबद्ध ही कोई जन्मजात गुण नहीं है। पूरे मनोयोग से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर यदि हर काम को करने की आदत डाल ली जाए तो निस्संदेह उसके द्वारा किए हुए काम ऐसे बढ़िया होंगे कि शत्रु भी उन हाथों को चूमना चाहेगा। छोटे कामों में अपनी यह प्रवृत्ति दिखाने वालों को दुनिया सिर आंखों पर उठाती है और फिर वे एक के बाद एक उन्नति की सीढ़ियां पार करते हुए प्रतिष्ठा एवं सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। अच्छी आदतें डालने में देर लगती है और अध्यवसाय से काम लेना पड़ता है। आत्मनियंत्रण रखना पड़ता है, पर बुरी आदतें थोड़ा सा ही अवसर पाने पर स्वभाव का अंग बन जाती हैं और फिर मुश्किल से छूटती हैं। आलसी और प्रमादी स्वभाव के व्यक्ति अपना अधिकांश समय ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं और सामर्थ्य की तुलना में 10वां अंश भी काम उनसे नहीं बन पड़ता। हरामखोरी की, कामचोरी की आदत आलस और प्रमाद के रूप में परिपक्व होकर जीवन की बर्बादी का कारण बनती है। ऐसे व्यक्ति कभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। नशेबाजी, जुआ आदि के व्यसन कईयों के पीछे पड़ जाते हैं। फजूल खर्ची की कईयों की ऐसी बुरी आदत होती है कि वे उपयुक्त आजीविका होते हुए भी सदा ऋणग्रस्त और तंगदस्त रहते हैं। अपने क्रिया संस्थान पर मन का नियंत्रण न होने से ही ऐसी अस्तव्यस्तताएं पनपती है। यदि मन चेतना प्रखर हो और मच्छर काटते ही जिस तरह उसे उड़ाने का, काटे हुए स्थान को खुजलाने का प्रबंध अचेतन मन करता है, उसी तरह यदि सचेतन मन शरीर की समस्त क्रिया पद्धति पर नियंत्रण रखे तो समय का हर क्षण, बुद्धि का हर कण सप्रयोजन कामों का अभ्यस्त हो सकता है और प्रगति की दिशा में इतना आगे बढ़ा जा सकता है जिसे जादू या चमत्कार कहा जाए। मुगल साम्राज्य का जब अंत हुआ तो कुछ दिन पहले केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया था और प्रांतों के सूबेदार आजाद होकर अपना अलग अलग राज्य बना बैठे थे। यही स्वेच्छाचार उस सत्ता के पतन का कारण बना। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मन साम्राज्य के सूबेदार हैं। यदि उन पर विवेक का नियंत्रण न रहे और वे स्वेच्छाचार बरते तो समझना चाहिए कि जीवन साम्राज्य का अंत मुगल साम्राज्य की तरह ही सन्निकट सुनिश्चित है। मन की तीसरी प्रवृत्ति है ज्ञान। जानकारियों के आधार पर ही मनुष्य को सही सोचने और सही निष्कर्ष निकालने की क्षमता प्राप्त होती है। एकांगी, अधूरा अथवा उल्टा ज्ञान होने से चिंतन को सही दिशा नहीं मिलती और अविकसित मस्तिष्क बाल क्रीड़ाओं की तरह ऐसा कुछ सोचता और ऐसा कुछ करता रहता है जिसे उपहासास्पद ही कहा जाए। भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक त्रिविध प्रवृत्तियों को संतुलित, नियंत्रित और व्यवस्थित रखने से ही मन की शक्ति का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। अन्यथा वह अंतद्वंद्व में ही उलझी हुई अपनी अद्भुत क्षमता को नष्ट भ्रष्ट करती रहती है और इतनी अद्भुत क्षमता से संपन्न होने पर भी मनुष्य उसके लाभों से वंचित रह जाता है। आज ज्ञान और कर्म के विकास पर जोर दिया जा रहा है, पर भाव पक्ष को भुला ही दिया गया है। मनुष्य जड़ मशीन बनता चला जा रहा है। कंप्यूटरों की तरह का ज्ञान और मशीनों की तरह का कर्म भौतिक साधन बढ़ा सकता है, पर उससे मनुष्य की अंतः चेतना को पोषण न मिल सकेगा। भाव स्तर यदि सूना,
नीरस, शुष्क और निष्ठुर बना रहे तो भाव कोमलता के उस दिव्य आनंद से सर्वथा वंचित ही रह जाना पड़ेगा जो आत्मा की भूख है। जड़ जीवन जीकर केवल इंद्रिय तृप्ति की जा सकती और अहंता के उन्माद की थोड़ी खुमारी अनुभव की जा सकती है, पर यदि भावना स्तर को सुविकसित करने की परिस्थितियां पैदा नहीं की गई तो संसार में सुख सामग्री कितनी ही बढ़ जाए, आनंद और उल्लास की एक एक बूंद के लिए तरसकर आत्मा की उत्कृष्टता मर जाएगी। केवल नर कंकाल ही जीवित रहेगा और उसमें प्रेत पिशाच का आसुरी अट्टहास ही देखने को मिलेगा। भाव स्तर की सरसता जिस प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह, आत्मीयता, सेवा आदि के रूप में विकसित देखी जाती है, वही जीवन की श्रेष्ठतम मधुरिमा है। उसकी एक बूंद भी कहीं मिल जाए तो मनुष्य तो क्या, छोटे जंतुओं की आत्मा भी आनंद विभोर हो जाती है। क्वींस यूनिवर्सिटी, ओटोरियो, कनाडा में प्रेम का प्राणियों पर भौतिक प्रभाव विषय पर एक नई खोज के परिणाम सामने आए हैं। इस विश्वविद्यालय के फार्माकोलॉजी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर शून्य एल्डन वायर्ड ने बताया कि उनके विभाग की एक महिला कर्मचारी चूहों वाले विभाग को संभालती है। उसे स्वभावतः चूहों से बहुत प्रेम है। वो उन्हें दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखती है और यथासंभव अपने व्यवहार में प्रेम प्रदर्शन भी करती है। इसका प्रभाव चूहों पर आश्चर्यजनक हुआ है। महिला ने चूहों के नाम रख छोड़े हैं और वह जिसे पुकारती है वही आगे आता है। जैसे ही वह पिंजरों के पास आती है, चूहे दौड़कर उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और एकटक ताकते रहते हैं। जो भी वह खिलाती है खुशी खुशी खा लेते हैं। यद्यपि उसमें तरह तरह की औषधि मिली रहने से वह भोजन उनकी रुचि और प्रकृति के प्रतिकूल होता है। कई बार कष्टकर विधि से चूहों के शरीर में औषधियां पहुंचाई जाती है। अनुभव हो पर तो इसके लिए किसी चूहे को तैयार नहीं होना चाहिए, पर वो महिला जिस चूहे को चाहती है खुशी खुशी इस प्रयोग के लिए सहयोग देने के तैयार कर लेती है। कई बार चूहे मारने की दवा का भी प्रयोग किया गया। एक ही किस्म की एक ही मात्रा में दवा दो महिलाओं द्वारा चूहों को खिलाई गई। इस प्रेम भावना युक्त महिला के हाथ से दवा खाने पर 20% चूह मरे, जबकि उसी दवा को उतनी ही मात्रा में दूसरी महिला ने खिलाया तो 80% मर गए। इस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शून्य वायर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि चिकित्सा क्षेत्र में प्रेम भावनाओं का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। चिकित्सकों का व्यवहार रोगी के साथ विश्वास, प्रेम पात्र जैसा होना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने प्रियजनों के साथ रहने का भी अवसर देना चाहिए, ताकि रोगियों को औषधि उपचार के अतिरिक्त प्रेम भावनाओं की औषधि से भी बढ़ चढ़कर गुणकारी सिद्ध होने वाली खुराक मिलती रह सके। प्रगति और सुख सुविधा की बात सोचने वाले मनुष्य को भाव गरिमा की ओर भी ध्यान देना चाहिए और आत्मा की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए भी कुछ सोचना करना चाहिए। ज्ञान कर्म के साथ भक्ति का भी समन्वय होना चाहिए।